हाय, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे हैं अपना बायोलॉजी का कोर्स यहाँ पर। मेरा नाम है अनाहत कलसी। ठीक है। जो मैं आपके साथ नोट्स शेयर कर रही हूँ, आई एम ट्राइंग माई वेरी बेस्ट कि वो एग्जॉस्टिव हों। मैं सभी क्वेश्चंस को, इवन जो लेटेस्ट अभी तक आ रखे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वेदर इट इज़ स्टेट पीसीएस यूपीएससी, मैं सभी को इसमें इनकॉर्पोरेट कर रही हूँ। आई रियली होप कि आपकी प्रिपरेशन में कुछ हेल्प हो जाए इन नोट्स से। शुरू करते हैं। तो हम आज बायोलॉजी कोर्स का 5th चैप्टर करने वाले हैं, दैट इज़ सेल। तो सबसे पहले सेल की स्टडी को क्या कहा जाता है ये जान लेते हैं। ठीक है। तो साइटोलॉजी या फिर सेलुलर बायोलॉजी आपकी होती है स्टडी ऑफ सेल। फिर अब पहले सेल को समझते हैं। तो सेल है क्या? ठीक है, इट इज़ दी स्मॉलेस्ट यूनिट दैट कैन लिव ऑन इट्स ओन एंड दैट मेक्स अप ऑल दी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी हमारी बॉडी में टिश्यूज़ हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो आपको आँखों से दिखे या माइक्रोस्कोप से, वो सेल के बने हुए हैं। ठीक है। तो सेल का साइज़ जो है मतलब वैसे तो काफ़ी छोटा होता है बट वेरी करता है स्टिल। ठीक है। 1 से लेके 100 माइक्रोमीटर्स तक। ठीक है। माइक्रोमीटर कितना होता है? 10⁻⁻6 मीटर्स। उसके बाद ये क्वेश्चन आता है कि सेल के जो 3 मेन पार्ट्स हैं वो क्या होते हैं। तो सबने सेल का चैप्टर कभी ना कभी तो पढ़ा ही होगा। तो हमें पता है कि जो यूकेरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें बड़े सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, राइट। बट जब सिर्फ 3 मेन पार्ट पूछ रहा है तो कौन से 3 मेन पार्ट होंगे? तो देखो, कोई सेल है तो उसमें एक आउटर मेम्ब्रेन होगी जिसे हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है। उसके अंदर कुछ लिक्विड होगा। ठीक है। लिक्विड तो मैं बहुत ही ऐसे लेमन टाइप बात कर रही हूँ, मतलब मटेरियल होगा जो कहलाएगा साइटोप्लाज्म। ठीक है। और अब उसके अंदर जो है जेनेटिक मटेरियल कुछ प्रेजेंट होगा। दिस मे नॉट बी इंक्लोज्ड बाय ए मेम्ब्रेन और मे बी इंक्लोज्ड इन मेम्ब्रेन, बट कुछ यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा विच वुड बी द न्यूक्लियस। ठीक है। तो ये 3 पार्ट्स होते हैं मेन सेल के अंदर: सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस और द जेनेटिक मटेरियल। आगे चलते हैं। तो सेल के रिलेशन में जो भी डिस्कवरीज हुई हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो सेल इटसेल्फ को किसने डिस्कवर किया था? तो ये डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। ठीक है। अभी आगे चलते चलते हम न्यूक्लियस पे पहुंचेंगे और उसमें हम पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था। तो मैं यही बता दे रही हूँ क्योंकि बंदे का नाम सिमिलर है। तो किया था डिस्कवर रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है। तो आप यही याद कर लो कि सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। ठीक है। फिर एक दूसरा बंदा आया, उसको कुछ ब्राउन ब्राउन दिखा। नॉट दैट न्यूक्लियस एक्चुअली ब्राउन होता है, मतलब मैं बस याद करने के लिए बता रही हूँ। ठीक है। उसको कुछ ब्राउन ब्राउन दिखा और वो न्यूक्लियस था। तो न्यूक्लियस को डिस्कवर किया रॉबर्ट ब्राउन ने। वापस ऑन टॉपिक आ जाते हैं। तो सेल की जो डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने की थी और उन्होंने अपनी किताब माइक्रोग्राफिया में इसे डिस्क्राइब किया था। फिर सेल थ्योरी किसने दी है? तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि सेल थ्योरी क्या कहती है। तो ये कहती है कि ऑल सेल ओरिजिनेट फ्रॉम सम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है। तो ये बड़ी एक कॉम्प्लेक्स सी बात है। तो आप सोचिए, तो पहला सेल जो आया, मतलब इतना मत सोचिए, वापस आ जाइए, बस याद करिए कि सेल थ्योरी किसने दी है। तो श्लाइडन एंड श्वान ने दी है और ये कहती है कि ऑल सेल ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। फिर उसके बाद है जर्म प्लाज्म थ्योरी, जो दी है आपकी ऑगस्ट वाइजमैन ने। तो ये थ्योरी ये स्टेट करती है कि इनहेरिटेंस जो है ना, वो जो स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको हम गैमीट्स बोलते हैं उनसे होती है और ऑल सेल्स से इनहेरिटेंस नहीं होती। ठीक है। जैसे अब मैं आपको सिंपली डिस्क्राइब करूँ, जैसे जो मदर फादर होते हैं ह्यूमंस में, जो मदर फादर होते हैं, ठीक है, उनसे जेनेटिक मटेरियल जाता है बेबी क्रिएशन में, राइट। तो वो सारे सेल्स नहीं कैपेबिलिटी रखते कि हाँ भाई हम प्रोजनी को पास ऑन कर देंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। वो गैमीट्स के पास पावर है। ठीक है। वो हम हेरिडिटी वाले चैप्टर में देख चुके हैं, हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। ठीक है। और वो फ्यूज़ करते हैं तो फिर आगे प्रोजनी का प्रोसेस चलता है।
वापस आ जाता है। ओके, जर्म प्लाज्म थ्योरी जो है किसने दी है? ऑगस्ट वाइजमैन ने दी है। तो हम इसको कैसे याद करेंगे? बहुत वाइज बंदा है, इसने बताया कि भैया सब सेल से इनहेरिटेंस नहीं होता है, गैमीट्स से होता है। ठीक है, चलिए आगे करते हैं, थोड़ा सीरियस होके पढ़ते हैं। हाँ, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में हम थोड़ा सा अब डिफरेंस देखेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे सेल्स होते हैं जिसमें कि कोई ऐसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में डला हुआ जेनेटिक मटेरियल नहीं पाया जाता, कोई न्यूक्लियस नहीं होता ऐसे सेपरेटली। ठीक है, और ऑर्गेनेल्स भी काफ़ी कम होते हैं। ठीक है, तो क्या होता क्या है एक्चुअली? तो ऐसे करके एक न्यूक्लियोइड रीजन होता है, बस एक रीजन है, कोई मेम्ब्रेन नहीं है यहाँ पे। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो अलग चीज़ है। देखिए यहाँ दिखाया गया है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो सेल को कवर कर रही है, सेल मेम्ब्रेन, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, क्योंकि कोई न्यूक्लियस नहीं है, बस एक न्यूक्लियोइड रीजन है। ठीक है, जो आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूनिसेल्युलर होते हैं। ठीक है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनका कोई, मैंने बता दिया आपको कि ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियर रीजन होता है विदाउट ए मेम्ब्रेन, जिसके अंदर की डीएनए या जेनेटिक मटेरियल जो है वो प्रेजेंट होता है। इसमें सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल होती है। ठीक है, देखो यहाँ ये दिखाया गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर उसके बाद दिखाई गई है सेल वॉल। तो अब एक्सेप्शन होता है किसमें? तो आपका जो माइकोप्लाज्मा गैलेसेप्टिकम बैक्टीरिया होता है उसमें सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, तो इसका एक्सेप्शन है, तो इस पे क्वेश्चन आता है। और दूसरा क्वेश्चन इस पे ये बनता है कि स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कौन सा है? तो वो भी आपका यही बैक्टीरिया हो गया, क्योंकि आप देखो प्रोकैरियोटिक सेल पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बनाता है और पहले ही छोटे होते हैं, राइट। अब उसमें भी एक ऐसा हो जो कि जिसमें सेल वॉल भी नहीं है, तो वो सबसे छोटा हो जाएगा ना अपने आप। तो ये क्वेश्चन यहाँ नहीं लिखा हुआ, आगे लिखा हुआ। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ कौन है? तो ऑब्वियसली जो पहले सिंपल सेल्स हैं वो पहले आए होंगे, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो आपके फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ बनाते हैं। ये अब आपका किस में मिलता है? तो जो आपके बैक्टीरिया और आर्किया होते हैं, ठीक है, वो जो हैं सारे प्रोकैरियोटिक सेल्स वाले ऑर्गेनिजम्स हैं। फिर आपका जो साइनोबैक्टीरिया, जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलता है, वो भी आपका प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक है, फिर अब एक बारी यहाँ देखिए, दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग इमेज, क्योंकि इस पर क्या लिखा हुआ है? बैक्टीरियल सेल की एनाटमी। तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान से देखिए कि प्रोकैरियोटिक सेल है, तो जो भी बैक्टीरिया होते हैं, तो बैक्टीरिया देखो कितनी जगह पे पाए जाते हैं। गट बैक्टीरिया, ह्यूमन की गट में बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया, दिस दैट, है ना। वो सारे प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, यूनिसेल्युलर हैं, सिंपल सेल्स हैं एकदम। ठीक है, तो कैसी उनकी एनाटमी होती है, तो यहाँ पे ये इमेज वो चीज़ डिस्क्राइब कर रही है। तो देखो पहले ये जो होते हैं इनको पिलस बोला जाता है। फिर ये मैंने बताया अंदर साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियोइड रीजन होता है, ये राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स जो होते हैं प्रोटीन मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, प्रोटीन बनाने की मशीनें समझ लो आप। ठीक है, सेल के अंदर ऐसा जो ऑर्गेनेल है जो प्रोटीन बनाता है वो है राइबोसोम। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में भी यही होता है। ठीक है, फिर ये जो दो इसके पास हैं इन्हें कहते हैं फ्लैजिला। तो ये क्या करते हैं, जब ये इसको सॉर्ट ऑफ ए विप करता है तो ये सेल मूवमेंट कर सकता है। ठीक है, इसको यूज़ करके। तो बैक्टीरिया पे एक आध स्टेटमेंट और है। हाँ, तो बैक्टीरिया जो है दे कैन बी सीन बाय ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अपना खुद का फूड जो है सिंथेसाइज कर सकते हैं, जिनको हम क्या बोलेंगे? फोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं और इनके पास क्लोरोप्लास्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड, दे आर कॉल्ड फोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, बट दे डू नॉट हैव एनी क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं हम यूकैरियोटिक सेल्स पे। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं ये आपके थोड़े ज़्यादा लैविश सेल्स हैं। इनके पास न्यूक्लियस होता है, इनके पास बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। ठीक है, काउंटलेस ऑर्गेनेल्स होते हैं। पर ये चीज़ें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन,
ठीक है, साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, और ये जो न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, ये चीज़ सिमिलर ही है। तो चलते हैं आगे, करते हैं इसको। तो ये जो यूकेरियोटिक सेल्स हैं, ये किस में मिलते हैं? ठीक है, ये सारे यूनिसेलुलर बनाते हैं, मल्टीसेलुलर बनाते हैं, क्या बनाते हैं? तो कुछ तो यूनिसेलुलर भी होते हैं, जैसे कि एग्जांपल हो गया आपका प्रोटोजोआ। बाकी मोस्टली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं, क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स सेल्स होते हैं, तो दे ग्रुप टुगेदर, दे फॉर्म बिग ऑर्गेनिजम्स, है ना। एल्गी, फंगस, प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है, ये सारे जो हैं यूकेरियोटिक सेल्स के बने हुए हैं। तो अब इसके थोड़े से ऑर्गेनेल्स को हम देख लेते हैं एक बारी। ये जो डायग्राम है इसकी थोड़ी लेबलिंग चेकआउट कर लेते हैं, फिर एक एक करके सारे ऑर्गेनेल्स को देखेंगे कि उनका क्या फंक्शन होता है। तो ये जो है इन्हें हम बोलते हैं सिलिया। फिर ये जो है सेल मेम्ब्रेन, ये जो कवरिंग है, ठीक है, ये सेमी परमिएबल, एक्चुअली फीचर्स हम आगे पढ़ेंगे, हम एक बारी लेबलिंग ही कर लेते हैं। फिर ये जो अंदर होता है इसे बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। फिर लाइजोसोम्स होते हैं, जिनमें जिनको हम सुसाइड बैग्स भी बोलते हैं, ठीक है। फिर ये आपके सेंट्रियोल्स होते हैं। यहाँ पे मैंने जो दिखाया हुआ है ना, ये एनिमल सेल है, तो यहाँ पे ये सेंट्रियोल्स मैंने दिखाए हुए हैं, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स फेंकते हैं जब सेल डिवीजन होता है, तो उस टाइम पे ये ऑर्गेनाइजेशन करने में मदद करता है, ठीक है। तो ये प्लांट सेल्स में नहीं होते हैं, वो हम आगे देखेंगे। फिर यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया दिखाया हुआ है, जिसमें कि 2 लेयर्स होती हैं, हम आगे पढ़ेंगे। फिर ये देखिए जो वैक्यूल्स बना रखे हैं, तो एनिमल सेल्स में कैसा होता है कि ज़्यादा नंबर ऑफ़ वैक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। प्लांट सेल्स में कैसा होता है कि लार्जर और सिंगल वैक्यूल जनरली होता है, ठीक है। फिर ये देखिए जो ये ग्रीन में बना हुआ है, ये आपका गोल्जी ऑपरेटस है। अब ये देखिए ये कैसे बना हुआ है ना, कि ये इसका स्ट्रक्चर बन रहा है ऐसे ऐसे, 1 and 2। तो ये इसके फंक्शनल यूनिट को सिस्टर्न्स कहा जाता है, और ये पूरे को गोल्जी बॉडीज़ कहा जाता है। फिर ये रेड रेड डॉट्स जो हैं, ये राइबोसोम्स हैं, जो आपके प्रोटीन मैन्युफैक्चरर्स होते हैं। फिर ये है आपका न्यूक्लियस, ठीक है, थोड़ा सा क्लियर आउट कर लेता है। ये देखिए सबसे पहले ये जो है लेयर, ये है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर यहाँ पे क्रोमाटिन है, जिसमें कि आपका जेनेटिक मटेरियल, फिर ठीक है, ये आपका न्यूक्लियोलस है, ठीक है। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, 2 टाइप का होता है, एक स्मूथ होता है, एक रफ होता है। तो यहाँ पे जो बने हुए हैं ये स्मूथ वाला है, जिस पे कि ऊपर राइबोसोम्स अटैच नहीं होते। इसका फंक्शन जो है हम आगे देखेंगे, ठीक है। और एक रफ़ वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वो ये वाला है, जिसमें देखो ऊपर रेड रेड डॉट्स बने हुए हैं ना, तो राइबोसोम्स लगे हुए हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो ये जो है आपका रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो ये हमारे सारे सेल ऑर्गेनेल्स हो गए। तो अब इनके हम फंक्शंस देखते हैं, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें आता है किस चीज़ की बनी होती है? तो प्रोटीन लिपिड की बनी होती है ये, ठीक है, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स की। ये सेमी परमिएबल होती है। अब देखो एक सेल है, उसके बाहर एक लेयर है। अब कुछ भी मूवमेंट होनी है अंदर से बाहर या बाहर से अंदर, तो वो कौन कंट्रोल करेगा? वो यही सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कंट्रोल करेगी, ठीक है। तो ये कंट्रोल करती है मूवमेंट ऑफ आयंस एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। फिर उसके बाद है आपकी सेल वॉल। तो सेल वॉल जो होती है वेरियस चीज़ों की बनी हो सकती है, सेल्यूलोज, पेक्टिन एक्सेट्रा। पर हमको कैसे याद करना ना कि किस में कौन सी वाली होती है। अब देखो एनिमल्स जो होते हैं उसमें सेल वॉल नहीं होती, प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। एनिमल्स भी यूकेरियोटिक सेल्स वाले होते हैं, बट उनमें सेल वॉल नहीं होती। पर जो एल्गी, फंगस और प्लांट्स होते हैं उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और उनमें ये क्वेश्चन आता है कि किस चीज़ की बनी होती है, तो हमें अलग अलग से याद करना है। तो प्लांट वाली जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। फिर फंगस वाली चिटिन की बनी होती है, और एल्गी की जो है ये एक्चुअली आज ही मैं आई वॉज ट्राइंग टू सर्च दिस, क्योंकि सम सोर्सेज वर सेइंग दैट
एल्गी में जो सेल वॉल होती है, इट इज़ मेड ऑफ पेक्टिन एंड सेलुलोज एंड हेमी सेलुलोज, बट सम सोर्सेज विद डिफरिंग, बट 99% मेरे को यही मिला. बट आई स्टिल हैड अ डाउट कि मतलब क्या इसका कुछ और आंसर है. सो आई विल चेकअप वन मोर टाइम, है ना, क्योंकि डाउटफुल नहीं रहना चाहिए, छूना नहीं चाहिए सब. हाँ, तो अभी हम इतना यही डेटा याद कर लेते हैं, ठीक है. तो प्लांट की होती है सेलुलोज की, फंगस की चिटिन की, एल्गी की सेलुलोज, हेमी सेलुलोज या पेक्टिन की. तो जो फंगस की होती है उसको ऐसे याद कर सकते हैं कि चीटिंग इज़ फन, ऑल्दो इन रियलिटी इज़ नॉट, बट दिस इज़ जस्ट ए निमोनिक, सो जिब्रिश वर्ड्स, ठीक है. फन चीटिंग, चीटिंग फन. तो फंगाई आपकी चिटिन की सेल वॉल होती है. एल्गी में जो है एक लूजली पैक्ड वॉल होती है, ठीक है. तो उससे हम इसको याद करेंगे. तो लूज से सेलुलोज और पैक्ड से पेक्टिन, ठीक है. उसकी सेल वॉल होती है एल्गी में. फिर ये एब्सेंट होती है एनिमल्स में, मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया. आगे चलते हैं. तो राइबोसोम्स, वो रेड रेड डॉट्स दिखाए थे ना, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी रहते हैं, है ना. और मैंने आपको बताया था ये प्रोटीन मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, तो ये उसी की बात हो रही है. फिर दे आर फाउंड फ्री इन साइटोप्लाज्म, या फिर बाउंड हो सकते हैं टू दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको फिर हम रफ ER बोलेंगे, ठीक है. नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो एक ये क्या होता है, मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने का नेटवर्क है. क्योंकि अगर आप सेल के डायग्राम को ध्यान से देखें तो इतना सारा जो फैला हुआ है वो ER ही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है, ठीक है. तो वो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, ठीक है. वो सड़कें हैं सेल के अंदर. मतलब मैं सिर्फ याद करने के लिए ये बातें बोल रही हूँ, प्लीज़ बी केयरफुल ऑन व्हाट इज़ रियल डेटा, व्हाट आई एम. वैसे तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ हर बार, डोंट वरी. हाँ, आगे चलता है. तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसके सरफेस पे राइजोसोम्स होता है, स्मूथ वाले पे कोई राइजोसोम्स नहीं होते. और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है सिंथेसाइज करता है लिपिड्स और स्टेरॉइड्स. वैसे ही कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट स्टिल हम पढ़ लेते हैं कि लिपिड्स और स्टेरॉइड्स ये सिंथेसाइज करता है. नेक्स्ट, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया. इसमें ये वाली बात भी इम्पॉर्टेंट है. तो इट इज़ सराउंडेड बाय 2 मेम्ब्रेन्स. तो माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है ना, देखो, एक ये आउटर सरफेस हो गया, एक मेम्ब्रेन हो गई, और एक ये अंदर मेम्ब्रेन हो गई. वो कैसे होती है, ऐसे. तो ये ऐसे किस लिए होती है, माई ड्राइंग हैज़ टेकन ये टर्न डाउनवर्ड्स, बट ऐसे करके होती है. क्यों होती है, ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए. क्योंकि यहाँ पे जो है ना बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हो रहे होते हैं जिनसे कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है. अब हम चाहते हैं, मतलब यहाँ सेल चाहता है कि एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस हो, तो सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए उसमें 2 मेम्ब्रेन्स होते हैं, और ये इस तरीके से अंदर वाली कॉइल्ड होती है ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए, ठीक है. फिर इसमें ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है कि माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन देयर ओन जीनोम्स, यानी कि इनमें अपना जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, ठीक है. तो ऐसा माना जाता है, ये देखिए मैंने स्मॉल में करके लिखा है कि ये पेपर में आने वाली बात नहीं है, बट इससे एसोसिएट करके आपको याद करना आसान हो जाएगा. तो इट इज़ बिलीव टू बी इंडिपेंडेंट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म वंस, कि पहले माइटोकॉन्ड्रिया एक इंडिविजुअल सेल, इंडिपेंडेंट सेल हुआ करता था, ठीक है. सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म हुआ करता था इनफैक्ट, ठीक है. लेकिन अब वो एक पार्ट ऑफ सेल हो गया है. और कौन सा ऐसा पार्ट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट, द पावर हाउस ऑफ द सेल, जहाँ पे कि सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन होती है, जहाँ पे कि एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, ठीक है. ये प्रोड्यूस करता है यहाँ पे एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP वाया रेस्पिरेशन. और ये वाला जो साइकिल है इसको कहते हैं क्रेब्स साइकिल, ठीक है. अब मेरे को ये चीज़ डिटेल में बताया, पर मैं आपको बता रही हूँ, जस्ट टेक माई वर्ड फॉर इट. या आप नहीं लेना चाहते तो वो और अच्छी बात है, आप प्रीवियस क्वेश्चंस को देखिए, इसकी डिटेल नहीं पूछते हैं. तो देयर इज़ नो पॉइंट कि क्रेब साइकिल क्या है. बस आप जान लो कि माइटोकॉन्ड्रिया में, मतलब वो भी मैंने लिख दिया है पर ये कभी पूछा नहीं गया है, ठीक है. माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब साइकिल के थ्रू जो है, जो एसिटिक एसिड वाला होता है उसके थ्रू एनर्जी प्रोडक्शन होता है इन द फॉर्म ऑफ ATP. इतना जानना मोर देन इनफ है. आगे चलते हैं.
नेक्स्ट हमारे हैं गोल्जी बॉडीज़ पे, ठीक है। तो ये जो इनके फाउंडर हैं कैमिलो गोल्जी, उन्हीं के नाम पे हैं, ठीक है। ये मैन्युफैक्चर करते हैं, स्टोर करते हैं, शिप करते हैं प्रोटीन्स और लिपिड्स को। मैंने आपको जब हम लेबलिंग देख रहे थे तो आपको बताया था कि इस तरीके से गोल्जी बॉडीज़ बनी होती हैं, है ना। और ये एक एक जो यूनिट है इसको सिस्टर्न्स बोलते हैं, ये इसका फंक्शनल यूनिट होता है, ठीक है। ये एक सिस्टर्न हो गया, ये एक ऐसे करके। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लाइजोसोम्स। तो इसके ऊपर एक बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन आते रहा है, बहुत बार आया है, विच इज़ कि दीज आर कॉल्ड दी सुसाइडल बैग ऑफ सेल्स। तो इनको वैसे ऐसा इसलिए बोला जाता है कि मतलब इनकेस जो लाइजोसोम है सेल का वो फट जाता है तो इट हैज़ दी कैपेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रॉइंग द सेल इटसेल्फ, ठीक है। तो जानते हैं इसमें ऐसा क्या होता है। तो एक ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है जिसके अंदर एंजाइम्स होते हैं बहुत सारे, एंड दीज एंजाइम्स आर केपेबल ऑफ, अब आप ध्यान से सुनो, दे आर केपेबल ऑफ ब्रेकिंग प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स। तो इन शॉर्ट अगर इसके जो एंजाइम्स हैं वो बाहर आ जाएँ एक्सीडेंटली तो ये सेल को भी हार्म कर सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ सेल, ठीक है। अब जो लाइसोसोम्स हैं दे टेक पार्ट इन किलिंग वायरसेस एंड बैक्टीरिया वाया हाइड्रोलिसिस, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्गेनेल सेंट्रोजोम। ये मैंने आपको बताया था कि एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होता है और प्लांट्स में नहीं होता है। ये साइटोस्केलेटन ऑर्गेनाइजर होता है। जब एनिमल सेल्स में सेल डिवीजन होना होता है उस टाइम पे ये ऑर्गेनाइजेशन करता है, सॉर्ट ऑफ जैसे ये सेंट्रियोल है, ठीक है। अब इसमें से माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलेंगे, ये आप समझ लो चाबुक निकल रहे हैं, ठीक है, जो पकड़ पकड़ के चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स जो है प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में पाए जाते हैं। ये सिक्वेस्टर करते हैं वेस्ट को, यहाँ पे वेस्ट समझ लो आप डंप किया जाता है, ठीक है। तो जो प्लांट सेल होता है उसमें एक बड़ा सा वैक्यूल होता है जिसमें कि पानी भी स्टोर किया जाता है, ठीक है। और जो एनिमल सेल होता है उसमें छोटे छोटे डिफरेंट वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा, और वो बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं जिसकी ज़्यादा डेप्थ में अपने को जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज़ न्यूक्लियस। थोड़ा क्लीन अप कर लेते हैं, या नेक्स्ट इज़ न्यूक्लियस। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने, ठीक है, और न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, उसमें एक न्यूक्लियोइड रीजन होता है। यूकैरियोटिक सेल्स में जो आपका न्यूक्लियस पाया जाता है इट इज़ मेम्ब्रेन बाउंड। यूजुअली तो एक ही न्यूक्लियस होता है, बट अगर किसी चीज़ का एक्सेप्शन होगा तो हमारे पेपर में आएगा, है ना। तो एक न्यूक्लियस होता है बट इसके एक्सेप्शन है, यानी कि मैनी न्यूक्लियस वाले सेल्स भी हैं। तो वो किस में है, ठीक है, तो इसमें है मुचेरिया एंड क्लैडोफोरा, ठीक है। फिर हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि मैमल्स के जो आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। तो मतलब पहले पढ़ा था, मीन्स हम दूसरे चैप्टर्स में भी ये चीज़ कवर कर चुके हैं। तो मैमल के जो आरबीसीज होते हैं उनमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता, इसका हमने एक्सेप्शन पढ़ा था कि दैट इज़ कैमल एंड लामा में होता है, ठीक है। फिर जो न्यूक्लियस होता है उसका ये फीचर है कि इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स एवरीथिंग, क्योंकि उसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है जो कि जेनेटिक मटेरियल है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ये क्रोमोसोम्स को हाउस करता है। क्रोमोसोम को ही जब वो दूसरे फॉर्म में होता है ना, मतलब अपने नॉन स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, तो हम उसको क्रोमाटिन बोल देते हैं, ठीक है। तो जब मैं सेल की लेबलिंग दिखा रही थी आपको डायग्राम से, तो मैंने उसमें आपको दिखाया था कि क्रोमाटिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर रेप्लिकेट करता है ये डीएनए को, न्यूक्लियस, और आरएनए को सिंथेसाइज करता है। डीएनए आपका डायऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए आपका राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुआ है कि डीएनए इज़ फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो माइटोकॉन्ड्रिया तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन्स इट्स ओन जीनोम, है ना। तो क्लोरोप्लास्ट वाली चीज़ जो है कि उसमें भी जो है डीएनए पाया जाता है,
आगे चलते हैं। तो ये हम देख रहे हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन। तो देखिए जैसे लेबलिंग में मैंने आपको बताया था कि इसमें जो वैक्यूल होता है प्लांट सेल में वो बड़ा सा सिंगल एक वैक्यूल होता है। इसमें क्या होता है, ऐसे छोटे छोटे ज़्यादा नंबर प्रेजेंट होते हैं एनिमल सेल में। फिर देखिए इसमें जो ग्रीन में मार्क किया हुआ है इस पर फोकस करिए। तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो ऐसी चीज़ है जो प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होती है, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे ये क्या होता है, और ये इसको फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करती है। अब ये एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती, एब्सेंट होती है। अब सेल वॉल जो है हमने पढ़ा है कि प्रोकैरियोटिक तो ऑलमोस्ट सभी में होती है, एक उसका एक्सेप्शन है, राइट। और यूकैरियोटिक में जो है एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती, ठीक है। बाकी में हमने देखा किस किस में होती है और किस किस चीज़ की बनी हुई होती है, ठीक है। तो एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। फिर ये देखिए सेंट्रियोल्स, तो मैंने आपको बताया था कि सेंट्रियोल्स जो होते हैं सेल डिवीजन के टाइम पे काम आते हैं। तो ये एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल में ये एब्सेंट होते हैं, ठीक है। बाकी सारे तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियोलस होता है, क्रोमाटिन या क्रोमोसोम्स, जो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म होगा वो क्रोमोसोम्स होगा, जो जब नॉन स्ट्रक्चर्ड मैगी सूप के फॉर्म में है तो उसको हम क्रोमाटिन बोल देंगे, सेम ही चीज़ को, ठीक है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया जो पावर हाउस ऑफ द सेल है, फिर वैक्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है, इसमें बड़ा वाला, इसमें छोटे छोटे। फिर राइबोसोम्स जो आपके प्रोटीन मैन्युफैक्चरर्स हैं, फिर गोल्जी बॉडीज़, ठीक है। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो 2 टाइप के हैं वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, जो एक टाइप ऑफ ऑर्गेनेल है जो हमने नहीं कवर किया अभी तक, दैट इज़ प्लास्टिड। तो प्लास्टिड्स क्या होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, और ये ऐसे ऑर्गेनेल्स होते हैं या तो उनमें पिगमेंट कुछ प्रेजेंट होता है या कुछ वो फूड स्टार्च कुछ सेव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो 3 टाइप इनके क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। तो ये वाला क्लोरोप्लास्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो प्लास्टिड्स हमारे प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ऑफ कोर्स जहाँ फोटोसिंथेसिस होगा वो इम्पॉर्टेंट तो हो गई, ठीक है। इसे कहा जाता है किचन ऑफ द सेल। अब आपका जो क्लोरोफिल है, ठीक है, वो आपका क्लोरोप्लास्ट जो कि एक प्लास्टिड है उसके अंदर प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में पाया जाता है। ये जो क्लोरोफिल है ये प्रोवाइड करता है हरा रंग पौधों को, ठीक है। अब इसी की वजह से जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें उनके क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। अब ये एक क्वेश्चन है जो बहुत बारी आया है कि क्लोरोफिल के अंदर मतलब किस चीज़ का बना है क्लोरोफिल, ठीक है। तो उसमें एक सेंटर में मैग्नीशियम आयन होता है एक क्लोरीन रिंग के फ्रेमवर्क में। तो ये मैग्नीशियम आयन वाला क्वेश्चन ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, ठीक है। फिर थोड़ा सा इसका क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं हम, ठीक है। ये जो इमेज डाली है एक मैंने, तो इसमें ग्रेना होते हैं और स्ट्रोमा होते हैं, ठीक है। तो हमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस हम इतना जान लें कि जो ग्रेना होते हैं, ठीक है, आपके ये देखो, ये जो है, ये जो ऐसे स्टैक कर रखे हैं ना, ये आपके ग्रेना है। मतलब आप इसको ऐसे याद कर लो कि स्टैक्स ऑफ ग्रेन्स, ठीक है, ऐसा कुछ दिमाग में बिठाओ कि ये जो है ये ग्रेना है, और ये जो है ना इधर वाला पार्ट ये आपका स्ट्रोमा है, ठीक है। थोड़ा क्लीन करता है। तो ये आपका स्ट्रोमा है और ये आपका ग्रेना है। अब ग्रेना के अंदर जो है थाइलाकॉइड होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ थाइलाकॉइड। पर वहाँ तक अपने को जाने की ज़रूरत नहीं, अपने को बस ये याद करना है कि ग्रेना जो है साइट ऑफ लाइट रिएक्शन होता है, यानी कि जब लाइट प्रेजेंट होती है तो जो रिएक्शन होता है, और स्टोमा जो है साइट ऑफ डार्क रिएक्शन है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ग्रेना जो होता है ना, ये वाला स्टैक वाला, तो वो सनलाइट का इस्तेमाल करता है और एटीपी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। फिर जब लाइट प्रेजेंट नहीं होती, तो एक चीज़ तो अपने को पता है कि नॉट जस्ट सनलाइट, दूसरी लाइट में भी प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो जब कोई भी लाइट नहीं होती, जब डार्क है, ठीक है, तो प्लांट्स क्या कर रहे होते हैं, तो उनका जो स्ट्रोमा होता है, उनके क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो स्ट्रोमा होता है, वहाँ पे एक डार्क रिएक्शन चलता है, जो ये
एटीपी प्रोड्यूस हुए थे ना पहले, अब उनको इस्तेमाल किया जाता है शुगर टाइप के मॉलिक्यूल्स, एनर्जी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। अब इस डार्क रिएक्शन को बोला जाता है केल्विन बेंसन साइकिल। ये वाले जो एटीपीज होते हैं ये आपका क्रेब्स साइकिल होता है, ठीक है, पर इसमें हम बस उसको लाइट रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। आई थिंक और इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस हाँ ये चीज़ अब देख लो, ये देखो यहाँ पे क्या बनाया हुआ है, क्लोरोप्लास्ट डीएनए। तो इसको दिमाग में बिठा लो, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया कि डीएनए किसमें, कौन से ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जिसमें डीएनए प्रेजेंट होता है, तो दे आर क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और इसके अंदर भी देखो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जो कि खुद एक ऑर्गेनेल है सेल का। आगे चलते हैं। तो दो और टाइप के प्लास्टिड होते हैं, एक है क्रोमोप्लास्ट, एक है ल्यूकोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं दीज आर पिगमेंट्स, जो वेरियस कलर्स जो आपको प्लांट्स के फ्लावर्स में, फ्रूट्स में नज़र आते हैं, वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। तो जैसे लाइकोपीन, तो टमेटो आपको रेड दिखता है, कैरेटीन, तो कैरेट में ऑरेंज जो पिगमेंट दिखता है, फिर बेटनिन रेड या ब्लू जो आपको बीटरूट में नज़र आता है, ठीक है। फिर ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ना, तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, प्लास्टिड या तो पिगमेंट या फिर फूड स्टोर करता है, तो ये वाला कलरलेस होता है, इसमें कोई पिगमेंट नहीं होता, ये फूड को इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, फैट, प्रोटीन जो है स्टोर करता है, ये रूट्स या अंडरग्राउंड स्टेम में पाया जाता है, ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट। अब आगे चलते हैं, अब सेल के रिलेशन में जो भी क्वेश्चंस हैं उनको हम कवर करते हैं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी कवर करा दिया कि स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है। तो एक ऐसा प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, जिसके पास सेल वॉल भी नहीं है, वो है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। इट इज़ अ बैक्टीरिया विद नो सेल वॉल, ठीक है। तो ये स्मॉलेस्ट सेल हो गया। फिर ये है लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, कौन सा है, न्यूरॉन, जो हमारे ब्रेन में होते हैं, ठीक है। बिगेस्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है एसिटाबुलेरिया, ये एक एल्गी है, ठीक है। अब ये इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, ये ऐसे रोट लर्निंग वाले टॉपिक्स हैं। तो हमने मैमल्स के आरबीसीज के बारे में पहले पढ़ा था कि उनमें जो है वो नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता, तो एडिशनली उनमें लाइजोसोम भी नहीं होता, ठीक है। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं पीसीडी, विच इज़ प्रोग्राम्ड सेल डेथ या फिर सेल सुसाइड। तो इसके दो प्रकार होते हैं, एक होता है अपोप्टोसिस और एक होता है ऑटोफेजी। बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं पूछते इसके बारे में डिटेल में, बट हाँ प्रोग्राम सेल डेथ के दो प्रकार होते हैं, इतना आप याद रखें। अपोप्टोसिस का एग्जांपल है कि जैसे जो एम्ब्रियो होता है, ठीक है, डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है, उसके जो फिंगर्स और टोज़ जो डिफ्रेंशिएट कर जाता है ना, वो अपोप्टोस कर जाना उसे कहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम जान लेते हैं कि स्टेम सेल्स क्या होते हैं। स्टेम सेल्स, तो these are cells with the potential to develop into many different types of cells in the body, इसलिए हम स्टेम सेल रिसर्च के बारे में इतना सुनते हैं, क्योंकि ये ऐसे सेल हैं जो हमारी बॉडी के वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। ये हमारे नेचुरली ये हमारी बॉडी का एज ए रिपेयर सिस्टम काम करते हैं, ठीक है। फिर इनको अगर हार्नेस कर लिया जाए तो उससे जो है और बहुत सारे मेडिकल एप्लीकेशंस आगे आ सकते हैं, इसलिए स्टेम सेल रिसर्च इतना न्यूज़ में रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये कुछ सिंपल सा क्वेश्चन है जो आता है पेपर में एग से रिलेटेड। तो देखो, सोचो, नमक वाला पानी लिया, उसमें फ्रेश एग डाल दिया, तो अब नमक वाले पानी की वजह से वो करेगा फ्लोट, ठीक है। अब अगर हमने फ्रेश वाटर में डाला होता उसी एग को, तो वो फ्लोट नहीं करता, वो सिंक कर जाता। फ्रेश एग नमक वाले पानी में करता फ्लोट, ठीक है, और फ्रेश वाटर में कर जाता सिंक। बट अगर रॉटन एग है, ठीक है, उसको हमने फ्रेश वाटर में डाला तो वो सिंक नहीं करता, वो फ्लोट करने लगता। ऐसा क्यों? अगर वो एग बासा है तो एयर उसमें एंटर कर चुकी है, ठीक है, तो वो फ्लोट करेगा फ्रेश वाटर में भी। बहुत ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसको करो याद और आगे चलो,
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मेथड्स, ठीक है, जो आपके जैसे हमने पढ़ा कि प्रोकैरियोटिक सेल तो सारे ही आपके यूनिसेलुलर होते हैं, फिर कुछ आपके यूकैरियोटिक भी होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, तो दे रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मेथड्स, ठीक है, जैसे कि अमीबा। फिर एक ऐसा यूनिसेलुलर यूकैरियोट है विच इज़ कैपेबल ऑफ बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो वो कौन सा है, तो दैट इज़ पैरामीशियम, ठीक है। तो थोड़ा सा वायरस के बारे में जान लेते हैं। तो वायरस क्या होते हैं, बड़ी मिस्ट्री है वायरस, ठीक है। दे आर टाइनी पार्टिकल्स दैट कैन कॉज डिजीजेस। बेसिकली अगर हम सिर्फ उसके स्ट्रक्चर की बात करें तो वो क्या है, उसमें एक जेनेटिक मटेरियल है, एक प्रोटीन कोटिंग के अंदर, ठीक है, एक प्रोटीन कोटिंग बनाया और उसके अंदर डीएनए या आरएनए, ठीक है, वो डाल दिया, दैट इज़ इट, दैट इज़ अ वायरस, ठीक है। तो फिर एक क्वेश्चन बनता है कि क्या ये यूकैरियोटिक सेल है या प्रोकैरियोटिक सेल है, या पहली बात क्या ये सेल है, ठीक है। तो इसका जवाब है नहीं। तो वायरसेस सेल ही नहीं होते तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट होने का तो बात ही नहीं आता, दे आर नॉट सेल्स। अब उसमें सेल ऑर्गेनेल्स ही नहीं होते, उसमें कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती। अब मैंने बताया इसमें सिर्फ एक प्रोटीन कोटिंग होती है, कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं है, तो सेल ही नहीं है वो, ठीक है। उसमें कोई राइबोसोम वगैरह कुछ नहीं होता, ठीक है। अ वायरस इज़ नॉट अ सेल। फिर क्या ये लिविंग होते हैं, तो अब ये भी बड़ी वो इंटरेस्टिंग बात है। अब देखो मोस्ट ऑर्गेनिजम्स जो कि लिविंग है दे कैन रिप्रोड्यूस बाय देमसेल्व्स, इवन जो हम ये अभी हमने पढ़े यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स दे कैन रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मेथड्स, जैसे कि आपका अमीबा। बट वायरसेस जो हैं दे कैन ओनली रिप्रोड्यूस विद इन अनदर लिविंग सेल, सो इन्हें दे आर कंसिडर टू बी ए कनेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है। फिर प्रायन्स होते हैं, ये प्रोटीन के पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटीनिशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल स्मॉलेस्ट, ठीक है। बस इन पे एक बार ही क्वेश्चन आया था, वो भी आईएएस का क्वेश्चन है, 3-4 उसमें चीज़ें पूछी हुई थी, आई थिंक बायरॉइड्स, प्रेयॉन्स और 1-2 और चीज़ें। उसके बाद कोई ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा इसको डिटेल में सर्च करने में बैठ जाना, बस इतना पढ़ो और आगे चलो। फिर होते हैं आपके वायरॉइड्स, ये द स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस पैथोजन है, ये आरएनए से बना हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सेल का चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, होप these notes help you in your preparation. Best of luck for your preparation. Please do subscribe to my channel.